हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर 4 है ये डेमोक्रेसी। तो देखिए, जैसे आप सभी को पता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आपने कई बार डेमोक्रेसी शब्द सुना भी होगा। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है, ठीक है, इसके क्या मेरिट्स होते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी होती है तो वो किस तरह से डिफरेंट होती है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज से, यानी जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी नहीं होती तो उनसे ये किस तरह से डिफरेंट होती है। और क्या ऐसी बात है डेमोक्रेसी में कि आज भी इतने सालों बाद भी इंडिया जैसी कंट्री में डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है और भविष्य में भी इसको फॉलो किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को मैं बिल्कुल नोट्स की हेल्प से आपको समझाती हूँ। और यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं और उसके अंदर जितने भी कंटेंट है, जितना भी मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे देखिए पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, आपने पहले सुना होगा कि पहले के टाइम पे किंग्स और जो राजा होते थे, ठीक है, तो वो यहाँ पे मासेस यानी लार्ज नंबर जो पीपल होते थे, उनके जो प्रजा होती थी उस पर रूल करते थे। और जो राजा के ऊपर ही सारा का सारा जो भार होता था प्रजा का, यानी उस प्रजा की भलाई का, वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी वहाँ की प्रजा के लोगों की भलाई का जितना भी काम होता था, जितना भी जिम्मेदारी होती थी वो राजा के ऊपर होती थी। और राजा अगर चाहे तो वो उनके लिए काम करता था, अगर ना चाहे तो वो काम नहीं भी करता था। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था कि राजा को करना ही करना है। तो ये बहुत ही निर्भर होता था कि लोगों का जो भविष्य होता था, जो लोगों की भलाई होती थी, वो बहुत हद तक जो था वो राजा के ऊपर ही निर्भर करते थे कि अगर राजा अच्छा हुआ तो उनके भलाई के लिए काम करेगा, और अगर राजा अच्छा नहीं मिला उन्हें तो शायद वो उनके लिए भलाई के लिए काम नहीं करेगा, बस अपनी भलाई के लिए काम करेगा। तो ये थोड़ा सा राजाओं के टाइम पे होता था। तो इसी वजह से आज, क्योंकि ये सारे ड्रॉबैक्स थे किंग सिस्टम के, इस वजह से आज जो है वो राजा रानी का शासन नहीं चलता, आज के टाइम पे डेमोक्रेसी चलती है। तो देख लेते हैं मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हम जब भी कोई शब्द सुनते हैं तो हमें पता होना चाहिए उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, उसका अर्थ क्या है। जैसे आप सभी के नामों का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होगा, तो इसी तरीके से डेमोक्रेसी शब्द का भी कुछ मतलब होता है। और हमें ये भी देखना है कि डेमोक्रेसी शब्द जो है वो किस लैंग्वेज से आया है। जैसे आपने संस्कृत सुना होगा, ठीक है, आपने पर्शियन लैंग्वेज सुनी होगी, आपने ग्रीक लैंग्वेज भी सुनी होगी। तो देखिए, इसी तरह से जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज ड्राइव्ड, मतलब ग्रीक लैंग्वेज से आया है। और ग्रीक लैंग्वेज देखिए कहाँ की एक लैंग्वेज है, ये है ग्रीस की लैंग्वेज। तो ये इस भाषा से शब्द आया है डेमोक्रेसी, और वास्तव में जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है वो है डेमोक्रेटिया। और यहाँ पे देखिए डेमो, अगर हम डेमोक्रेटिया को शब्द को तोड़ दें तो डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। तो जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मतलब मिलेगा, हमें क्या अर्थ मिलेगा, तो हमें अर्थ मिलेगा रूल ऑफ द पीपल, ठीक है। यानी इसका क्या अर्थ हुआ, इसका मतलब हुआ कि लोगों का शासन, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी सरकार लोगों की ही सरकार है या लोगों के द्वारा ही चुनी हुई सरकार है। अब इसमें आपको समझना है, देखिए आप थोड़ी सीनियर क्लासेस में जब जाएंगे तो आप ये टॉपिक बहुत बार पढ़ेंगे। आपका क्लास 7th में भी यही टॉपिक होगा, 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी, इवन 11th 12th में भी अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं तो वहाँ भी सेम यही टॉपिक है, बट आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ोगे। तो अभी भी आप अगर ये चीज़ें समझ लोगे तो इसका आपको आगे भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोगों के द्वारा हुआ चुनी हुई सरकार, यानी यहाँ पे जो इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हर कोई अपने आप को शासन नहीं कर सकता, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, उम्मीदवारों को चुनते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। क्योंकि शब्द देखो रिप्रेजेंटेटिव्स है, यानी आप उसको चुन रहे हो, आप उसको चूज करोगे जो आपको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इलेक्शन के द्वारा, डेमोक्रेसी का एक मेन फीचर इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन के द्वारा ही जो आम जनता है वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है जो उनको रिप्रेजेंट करता है, उनके प्रॉब्लम्स को समझता है, उनके लिए काम करता है। अब एक चीज़ और हमें समझनी है यहाँ पे कि डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और इस वजह से उनको थोड़ा सा अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। उन्हें जागरूक होना चाहिए अपने अधिकारों के लिए भी, साथ ही अपने कर्तव्यों के लिए भी, ठीक है। देखिए, राइट्स और ड्यूटीज़ एक साथ ही चलते हैं हमेशा। और फिर आते हैं डेमोक्रेसी में। देखिए, डेमोक्रेसी का और क्या मीनिंग है। यहाँ पे जो नागरिक होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, किसी भी देश के पर्टिकुलर नागरिक होते हैं, जब आप किसी भी देश से बिलोंग करते हैं, वहीं पे आप बॉर्न होते हैं,
तो आपको फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, ठीक है। तो आपको एक अधिकार मिलता है कि आप अपने ओपिनियंस, आप जो भी सोचते हो, ठीक है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो। एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो? बोल के कर सकते हो, लिख के कर सकते हो। इसी तरह से दे कैन क्रिटिसाइज, इवन जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो डेमोक्रेसी में वो अपनी गवर्नमेंट से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपको हमने तो इसी बात पे चुना था, आपको इलेक्शन में वोट दिए थे, और क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो ये समझें, जब नागरिकों को लगता है कि जिस सरकार को उसने चुना था शायद वो उनके लिए अच्छे से काम नहीं कर रही है और सरकार अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभा नहीं रही है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में जो वहाँ के नागरिक हैं वो विरोध भी कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं अपनी सरकार से। बट अगर इसको मैं थोड़ा कंपेयर करूँ आपके राजा रानी वाले शासन से, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है। वहाँ पर अगर आप विरोध करते थे, अगर आप राजा के खिलाफ कुछ कहते थे, तो आपको वहाँ पर सजा भी मिलती थी। पर आज के समय में ऐसी चीज़ नहीं होती है। तो डेमोक्रेसी का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे। तो देखिए हमारे यहाँ जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इंडिया जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो आप इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। बहुत सी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी वास्तव में होती तो है, पर कहें तो होती भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझना है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया में जो है पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रन द गवर्नमेंट फॉर देम। तो इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपनी सरकार को खुद चुनते हैं, ठीक है। तो अपने इलेक्शन के द्वारा वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और सरकार बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे किस तरह के प्रतिनिधि कहाँ से आते हैं? तो पीपल फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज अकॉर्डिंग टू देयर व्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, कुछ लोग जिनकी सोच, जिनके विचार एक जैसे होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉर्म करते हैं, उन्हें बनाते हैं, और उनके विचार क्या होते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ पे हो सकता है कि शायद वो हिंदुत्व को बढ़ाना चाहें, या वो वीकर सेक्शंस की मदद करना चाहते हैं, माइनॉरिटीज़ की मदद करना चाहते हैं, और थोड़ा सा सुधार करना चाहते हैं कंट्री में, वीमेन की कंडीशन को सुधारना चाहते हैं। तो इस तरह की थिंकिंग, इस तरह के विचार को लेके वो पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी अपने अपने ग्रुप बनाती हैं, और उन्हीं को हम पॉलिटिकल पार्टीज़ बोलते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके बाद एक कैंडिडेट को चूज़ करती हैं हर एक इलाके से जहाँ पे वोटिंग होने वाली है। तो उस कैंडिडेट के नाम पे ही ये क्या करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं। कैंपेनिंग यानी एडवर्टीजमेंट करते हैं बिफोर एन इलेक्शन। इलेक्शन के पहले ही काम किया जाता है कि ये देखिए ये इस पॉलिटिकल पार्टी का ये कैंडिडेट है, और ये जो है ये और वो जो कैंडिडेट होता है वो डिफरेंट जगह जाके भाषण वगैरह भी देता है, ठीक है, स्पीचेस दी जाती हैं, और घर घर भी जाके कैनवेसिंग होती है। तो लोगों से अपील की जाती है और अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाता है कि देखिए अगर आप हमें वोट देते हैं तो हमारी ये पॉलिसीज़ और ये प्रोग्राम्स हैं, और अगर आपने हमें वोट दिया, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जीती, जब सत्ता में आएगी, अगर आप वोट दोगे तभी जीतेगी, और फिर हम आपके लिए काम करेंगे। तो ये जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बताती है, और ये लिखित रूप में भी बताती है, तो इसी को पार्टी मैनिफेस्टो के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और यही नहीं आपके हायर क्लासेस में भी बनेंगे। तो बहुत अच्छी बात होगी कि अभी अगर आप अभी से ही इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पार्टी मैनिफेस्टो क्या होता है। पार्टी मैनिफेस्टो में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो लिखित में अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के बारे में लिखती है, यानी अपने वादों के बारे में लिखती है कि अगर आपने हमें वोट दिया, यानी अपील कर रहे हैं, अगर आपने हमें वोट दिया तो हम ये सब काम करेंगे, हम सड़क बनाएंगे, हम बिजली लाएंगे, हम पानी देंगे, है ना, हम शिक्षा के लिए काम करेंगे, स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। तो ये सारे जो वादे होते हैं इन्हीं को पार्टी मैनिफेस्टो कहते हैं, जिसके ऊपर ही, जिसके बेसिस पे ही लोगों से वो वोट मांगते हैं। अच्छा, इसके साथ ही एक ये भी चीज़ अच्छी हो जाती है कि जो कॉमन पब्लिक है उन्हें भी पता चल जाता है कि हाँ, उनके यहाँ से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या जो कैंडिडेट है वो वास्तव में क्या काम करने वाले हैं, और क्यों हम उन्हें वोट दें, क्यों वो बेहतर हैं दूसरों से, ठीक है। तो इसके लिए भी देखिए पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि हाँ हमारे पास ये काम है, ये हम करेंगे, ये वादे हैं जो हम निभाएंगे। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज बहुत मदद करती हैं लोगों को कि लोग समझ सकते हैं कि हाँ ये काम अच्छे, ये बेसिक मुद्दे हैं और इस पे पॉलिटिकल पार्टी काम करेगी। तो एक पब्लिक ओपिनियन जो होती है वो एक बन जाती है लोगों के सामने, और लोग भी समझ जाते हैं जो पब्लिक होती है। देखिए पब्लिक की ओपिनियन, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो वो भी कंफ्यूज हो जाती हैं कि किसको वोट दें। तो इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा भी तो ये
जब मैनिफेस्टो आते हैं और लोग स्पीच देते हैं कैंडिडेट, तो पब्लिक ओपिनियन बन जाती है, लोग आम जनता समझ जाती है कि हाँ ये अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है, कैंडिडेट अच्छा है, ये काम करेगा, ये वादे को निभाएगा, तो उसको वो वोट देते हैं। तो एक तरह से अपनी ओपिनियन वो बना लेते हैं। अब आते हैं इलेक्शंस के लिए। तो देखिए इंडिया में कई तरह के इलेक्शंस होते हैं, बट आपके यहाँ पे अभी चैप्टर में जो एक मेन पॉइंट है अबाउट दिस इलेक्शंस, तो देखिए इंडिया में जो है वो हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम जनरल इलेक्शन के नाम से जानते हैं, और ये होते हैं सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्शन के बाद आता है एक मेन फीचर है राइट टू वोट। ठीक है, तो राइट टू वोट से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको मत देने का अधिकार है, यानी वोट देने का अधिकार है। इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं। हमारे पास जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। देखिए यूनिवर्सल यानी हर किसी के लिए कॉमन, ठीक है, सेम होती है। एडल्ट मतलब एक पर्टिकुलर एज पे आप जब एडल्ट हो जाते हैं। फ्रेंचाइज यानी राइट टू वोट। अच्छा, ये जो एडल्ट का कंसेप्ट है डिफरेंट कंट्रीज़ में, बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने 18 ईयर्स तक ही लिया है। तो जो यहाँ पे इंडिया में जो लोग 18 ईयर्स के हो चुके हैं या उसके ऊपर हैं, तो उन सभी को राइट टू वोट मिल जाता है। और मैनी पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट्स, बट ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया में वो वोट नहीं देते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखना है कि 18 साल के बाद हर किसी को राइट टू वोट मिला है, बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी लैंग्वेज के हो, किसी भी कास्ट के हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन सबको राइट टू वोट मिला है। बट कुछ अगर किसी का क्रिमिनल केसेस हैं, अगर कुछ मेंटली अनफिट हैं, तो इस तरह के लोगों को राइट टू वोट नहीं मिलता है, और जो लोग यहाँ के नागरिक नहीं हैं उन्हें भी राइट टू वोट नहीं मिलता है। अच्छा, इसके बावजूद जिनको राइट टू वोट का अधिकार मिला है, वहाँ भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते, वो वोट नहीं देते। जैसे कि कुछ लोग बहुत लेजी भी होते हैं, इस वजह से वो नहीं चाहते, उन्हें पसंद नहीं है कि इतनी लंबी लाइन लगाएं और तब वो वोट दें। इसके साथ ही कई लोग ये भी समझते हैं कि अरे उनके वोट देने या ना देने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको ऐसा लगता है कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं कि हु विल बी द राइट चॉइस, कि किसको वोट देना चाहिए। तो एक तरह की उनकी ओपिनियन ही नहीं बन पाती है। इट इज़ और पर इसके अलावा देखिए इट इज़ एवरी वोटर्स ड्यूटी टू फाइंड आउट ऑल अबाउट ईच कैंडिडेट्स रिकॉर्ड। इसके साथ ही देखिए जब भी वोटर जब जाता है वोट देने, तो उसकी एक कर्तव्य ये भी है कि वो अपने कैंडिडेट जिसको वो वोट देने जा रहा है उसके बारे में थोड़ा जाने, उसके रिकॉर्ड के बारे में जाने कि हाँ इसका कैसा रिकॉर्ड है, क्या वो जो कैंडिडेट है क्या वो ईमानदार है कि नहीं है, क्या वो अपने वादों को पूरा करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सही चेक भी कर लेना चाहिए वोटर्स को। अच्छा, हर एक वोट देखिए बहुत ही प्रीशियस होता है, क्योंकि इससे देश का निर्माण होने वाला है, देश के भविष्य का निर्माण होने वाला है। तो हर किसी को अपना जो वोट होता है वो एक बहुत ही केयरफुली, बहुत जिम्मेदारी से डालना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो वोटर्स को मिसलीड भी करते हैं वोट बैंक के लिए, अपने वोटों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो ये कैंडिडेट्स क्या करते हैं, ये कास्ट और रिलीजियस और रीजनल लॉयल्टीज़ के हिसाब से, लॉयल्टीज़ मतलब सपोर्ट चाहते हैं इस तरह से, तो कास्ट को लेके, रिलीजियस को लेके या रीजनल की कि हाँ मैं तो आपके गांव का हूँ, मैं तो इस स्टेट का हूँ, तो आप मुझे वोट दीजिएगा, मैं आपकी कास्ट का हूँ, मैं आपके रिलीजन का हूँ। तो इस तरह की चीज़ों को लेके भी वो क्या करते हैं, वो वोट मांगते हैं, और जो वोटर्स होते हैं वो भी इनसे इन्फ्लुएंस होकर वो उनको वोट दे देते हैं, बेशक चाहे वो फिर बाद में काम करें या ना करें आपके लिए। और इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो वोटर्स को लुभाने के लिए, ठीक है, इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या करते हैं, कई बार पोलिंग बूथ्स पे, जहाँ पे देखिए पोलिंग बूथ्स क्या होते हैं, जहाँ पे वोट डालने जाते हैं उस जगह को पोलिंग बूथ्स कहते हैं। तो वहाँ तक जाने के लिए, आपके घर से लेकर वहाँ तक जाने के लिए कन्वेंस भी प्रोवाइड कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आपको गाड़ी दे देंगे कि हाँ इस गाड़ी पर बैठ के आप जाइए का वोट देने, और वो गाड़ी आपको घर पे भी छोड़ देगी। तो इस लालच में भी कई सारे वोटर्स जाते हैं और उस जिसने आपको कन्विंस किया था उसको वोट दे के आ जाते हैं। इसके साथ ही कई बार देखिए फूड और पैसा भी दिया जाता है वोटर्स को, ताकि वो उनके वोट खरीद सकें। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं ऑल्सो रिसोर्ट टू डिसऑनेस्ट मीन्स टू मेक कैंडिडेट स्विच फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर आफ्टर द इलेक्शंस। इसके साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज़ में कई बार जो है देखिए जहाँ ईमानदारी की बात होती है वहीं से शुरुआत बेईमानी की हो जाती है, कि कई बार ये देखा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में इलेक्शन के बाद जो है जो कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन तो जीत जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को चेंज कर लेते हैं। यानी आज वो पहले चुनाव से पहले किसी और पॉलिटिकल पार्टी में थे और चुनाव के बाद वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं। तो इसको डिफेक्शन कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्लास 10th में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको डिफेक्शन बोलते हैं। अच्छा, डिफेक्शंस लोवर द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ आर पॉलिटिकल लाइफ। तो इसके वजह से क्या होता है, देखिए एक दल बदलू, ठीक है, कि दल उसने बदल लिया अपना, पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी में था, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में हो
गया। तो इस तरह के डिफेक्शन से क्या होता है, जो मॉरल स्टैंडर्ड जो हमारे पॉलिटिकल लाइफ का होता है वो बहुत ही लो हो जाता है। इसको रोकने के लिए एक कानून बनाया गया 1985 में, जो ये सारे डिफेक्शंस को, जो ये दल बदलते हैं लोग, इस तरह के छोटी मोटी जो भी बातें होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के चुनाव में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं और उसकी वजह से बहुत खामियां आ जाती हैं, तो इसको रोका गया है, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। तो इस तरह के अगर कोई भी दल बदलता है तो उसकी जो टिकट है वो कैंसिल भी की जाती है, उसकी सीट को कैंसिल किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको किया गया है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो किस तरह से गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, वो किस तरह से बनती है। तो याद रखिएगा, देखिए जो इलेक्शन के बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, मेजोरिटी जिसको मिलती है, उसी को वही अपनी सरकार बनाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स मिलती हैं लेजिस्लेचर्स में। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब ही होता है रूल ऑफ द मेजोरिटी, यानी जो मेजोरिटी में जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंपैरिजन में, वो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है और फिर अपनी सरकार को बनाती है। अच्छा, मैनी टाइम्स ये भी देखा गया है कि किसी भी सिंगल पार्टी को कोई वोट नहीं मिलता, ठीक है, मेजोरिटी नहीं मिलती। यानी मानिए अगर दो पॉलिटिकल पार्टियाँ दोनों को 50-50 वोट्स मिले हैं, तो अब मेजोरिटी तो किसी की नहीं हुई। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, एक दूसरे से मिल जाएंगी, ठीक है, एक दूसरे को कंबाइन करके एक गवर्नमेंट बनाएंगी, नई सरकार बनाएंगी, जिसमें दोनों के मंत्री कुछ कुछ सीट्स लेंगे। तो इसको कोलिशन गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, कोलिशन यानी कोलाइड होना, ठीक है, मिलना। तो कोलिशन गवर्नमेंट इसको कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक नई गवर्नमेंट या नई सरकार बनाती हैं। अब आते हैं ऑपोजिशन। देखिए जब भी इलेक्शन आता है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट तो करती हैं, पर सभी नहीं जीतती, कुछ हारती भी हैं। जैसे हर एक गेम में जब आप गेम खेलते हो तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि हमेशा आप ही जीतते हो और या फिर सभी जीत जाते हैं, कुछ हारते भी हैं। तो देखिए जो जीतता है वो तो यहाँ पे सरकार बना लेता है, और जो हारते हैं वो अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं हमारे पार्लियामेंट में। तो यहाँ पे अपोजिशन का क्या काम होता है, अपोजिशन देखिए वही जो माइनॉरिटी जिनको ज़्यादा वोट्स नहीं मिलते वो अपोजिशन बन जाते हैं। और अपोजिशन का काम बहुत मेन होता है, क्योंकि वो जो है वो जीतने वाली सरकार का हमेशा विरोध करती है। विरोध हमेशा का मतलब है कि जब उन्हें लगता है कि हाँ कुछ कुछ पॉइंट्स पे जब सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो उसके खिलाफ उनसे क्वेश्चनिंग भी करती है, और लोगों को, आम जनता को बताती भी है कि देखिए आपकी सरकार ये काम अच्छे से नहीं कर रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई क्रिटिसिज्म वाला होना चाहिए, जिससे कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको हमेशा डर रहे कि अगर वो कोई भी गलत काम करेगी तो जो अपोजिशन है वो उस बात को प्रजा तक बताएगी, पब्लिक को बताएगी, और फिर शायद नेक्स्ट 5 ईयर्स बाद, जो अगले 5 साल बाद जो ये उनका पूरी जो ये टर्म जो है उनका कंप्लीट हो जाएगा, तो शायद उनको वोट ना मिले, ठीक है, या फिर हो सकता है कि उस 5 साल से पहले भी उनकी सरकार को गिराया जाए। तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी को हमेशा लोगों की भलाई के लिए मिलजुल के काम करना चाहिए। अगर कुछ मुद्दे लोगों की भलाई के लिए हैं तो उसको पास कर देना चाहिए, जो अपोजिशन पार्टीज है उनको भी रुकावट नहीं डालनी चाहिए। इसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के क्या क्या मेन फीचर्स हैं। तो सबसे पहला है अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स, ठीक है, तो सिटीजन्स को बहुत अवेयर करने की ज़रूरत होती है, उनको उनके अधिकार, उनकी ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए। उन्हें हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि देखिए हम ये काम कर रहे हैं, तो सरकार को हमेशा अपने कामों के बारे में भी लोगों को बताया देना चाहिए। एनलाइटेंड, फिर सेकंड है एनलाइटेंड एंड वाइज लीडरशिप। हमेशा डेमोक्रेसी में एक जो है जागरूक नागरिक होने चाहिए, और जब जागरूक वोटर्स होंगे तो देखिए जो वो अपने लीडर्स को चुनेंगे तो वो भी एक जागरूक लीडर होगा। साउंड पब्लिक ओपिनियन, इसके बाद थर्ड है साउंड पब्लिक ओपिनियन। तो देखिए द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑन इश्यूज एंड मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न एंड वेलफेयर इज कॉल्ड पब्लिक ओपिनियन। तो देखिए जब लोगों की सोच होती है इश्यूज और कौन से मैटर्स पे पब्लिक कंसर्न की कौन कौन से लोगों की भलाई के लिए काम करने जाने चाहिए, तो इस तरह की जो ओपिनियन होती है इसको हम पब्लिक ओपिनियन बोलते हैं। और एक में जनरली बी दी ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, और ये ओपिनियन किन की होती है, जनरली मेजोरिटी ऑफ द पीपल, जो लोग मेजोरिटी में ज़्यादा होते हैं, संख्या में ज़्यादा होती है, उनकी सोच होती है। इसके बाद आते हैं टॉलरेंस पे। तो देखिए टॉलरेंस क्या है कि जो मेजोरिटी है उसको फ्रीडम बिल्कुल है रूल करने की, पर उसके साथ ही उसे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग कम संख्या में हैं, किसी भी रिलीजन से, किसी भी लैंग्वेज या किसी कल्चर को फॉलो करते हैं और उनकी संख्या कम है, तो उनको भी उनकी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो सबको एक समान अधिकार मिलने चाहिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन सिटीजन्स। नागरिकों को बहुत डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए उनके, ऐसा नहीं है कि हमेशा पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ते रहें अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए कि सेल्फ कंट्रोल
कंट्रोल हो, डिसिप्लिन हो, हर चीज़ को अच्छे से समझे, वो सेल्फ इंटरेस्ट लें कि हाँ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी में हमारे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और दूसरे लोगों के भी क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सिटीजन शुड हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द व्यू ऑफ द मेजोरिटी इवन इफ दे डिसएग्री। इसके साथ ही सिटीजन्स को कभी कभी जो मेजोरिटी के व्यूज़ होते हैं उसको एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए अगर वो डिसएग्री भी होते हैं किसी चीज़ से, तो क्योंकि मेजोरिटी में आपको देखना है कि लोगों की भलाई किस में है। फिर इसके बाद आते हैं डिसिप्लिन इन पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ में को भी बहुत वेल ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन होना चाहिए। इलेक्शन विल भी हमेशा इलेक्शन जो है वो स्मूथ होने चाहिए। गवर्नमेंट को भी अपने कामों को बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी। देखिए हमारी सोसाइटी में सभी को फ्री होना चाहिए नैरो कंसिडरेशन से, ठीक है। तो जो छोटी सोच और छोटे विचार होते हैं जैसे कास्ट, सब कास्ट, रीजन्स और लैंग्वेजेस, तो इससे निकल के बाहर आना चाहिए। सबको एक समान मानना चाहिए, इक्वलिटी को प्रमोट करना चाहिए। हर सेक्शन में जब हम ये सारी सोचें लाएंगे तभी जाके हमारी कम्युनिटी डेवलप कर पाएगी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सबके लिए लानी चाहिए जहाँ पे लोग अपने अपने रोज़गार को कमा सकें, ठीक है, वहाँ काम कर सकें, सबको रोज़गार मिले और अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। इसके बाद आते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जो लोगों के विचार सोच को किस तरह से आप शेप कर सकते हैं, किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका जो काम है वो कुछ चीज़ें करती हैं, ठीक है। तो कौन कौन करते हैं, वो करते हैं न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स, ठीक है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स और जो मैगजीन्स होती हैं उनमें काफ़ी सारी बातें लिखी होती हैं जिससे कि लोग जो है उनको पढ़ के, उनको सुन के काफ़ी हद तक जो है वो एडुकेट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है लोगों को शिक्षा देती हैं, अवेयरनेस फैलाती हैं। इफेक्टिव मीन्स है पब्लिक ओपिनियन की, क्योंकि जो भी लोग जो चीज़ें पढ़ते हैं उसको समझते हैं और उसी तरह से अपनी सोच को बना लेते हैं। तो वो सरकार के बारे में और हर तरह के इश्यूज़ को लिखती हैं, उसको पेपर्स में आते हैं वो सारी चीज़ें। तो उससे काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस जो है लोगों के बीच होती है। गवर्नमेंट के बारे में भी वो अपनी विचार को व्यक्त करते हैं। फिर आते हैं रेडियो, टेलीविज़न एंड सिनेमा। देखिए जो रेडियो है वो उसको सुन के जो इलिटरेट, अगर न्यूज़पेपर्स की बात करें, पीरियोडिकल्स की बात करें, तो जो पढ़ा लिखा इंसान है वही कर सकता है, वही उसको सोच सकता है या समझ सकता है। बट रेडियो जो है वो इलिटरेट पीपल के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। बट तो रेडियो में बहुत सारी भाषाओं में भी रेडियो में प्रोग्राम किए जाते हैं जिससे जो इलिटरेट लोग हैं वो भी हर गली नुक्कड़ में, ठीक है, ये कंट्री के हर गली नुक्कड़ में इस तरह के रेडियो होते हैं और जिससे कि लोगों को बहुत अवेयरनेस वो जागरूक होते हैं। टेलीविज़न जो है बहुत पॉपुलर है, डेली बुलेटिन्स, लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो आती है और लोग बहुत इंतज़ार भी करते हैं। फिल्म्स जो हैं वो भी हाईलाइट करती हैं हमारी जो जनरल पब्लिक की प्रॉब्लम्स होती है उसको दर्शाती हैं, तो इससे भी जागरूकता जो है वो बहुत फैलती है। रिलीजन जो है, हर एक रिलीजन देखिए हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी भाईचारे की शिक्षा देता है। हर कोई किसी को अपने भाई की तरह ही समझना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स की तरह समझना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए। और इसके साथ ही देखिए नो वन एडवोकेट हेटेड और वॉयलेंस, ठीक है, तो थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो नो वन, ठीक है, इट इज़ कि कोई भी रिलीजन जो होता है वो किसी तरह की नफरत और वॉयलेंस, ठीक है, किसी तरह की नफरत और हिंसा की वकालत, एडवोकेट मतलब वकालत नहीं करता है, यानी कोई भी धर्म हमें इस तरह की हिंसा और नफरत की शिक्षा नहीं देता है। तो फिर से मैं एक बार बोलूँगी, सॉरी फॉर द मिस्टेक, इट इज़ नन, ठीक है, कोई भी नन मतलब कोई भी रिलीजन हमें इसकी शिक्षा नहीं देता है। इसके बाद आते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस के बारे में। तो देखिए स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं हम वहाँ पढ़ने जाते हैं, बहुत सारा वक्त वहाँ गुजारते हैं, जो बुक्स हम पढ़ते हैं उससे हमें हमारी सोच वैसी ही बनती जाती है, ठीक है। स्कूल्स कॉलेजेस में जैसे पढ़ाया जाता है वैसी ही हमारी सोच बनती जाती है। तो स्कूल्स और कॉलेजेस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक जागरूक नागरिक बनाने का किसी भी कंट्री का। फिर आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत हद तक मदद करती हैं लोगों की, नेशनल और लोकल इश्यूज़ को लेके वो जागरूक करती हैं, मीटिंग्स करते हैं, मैनिफेस्टोज बनाते हैं अपने अपने। फिर आते हैं वॉलेंट्री एसोसिएशंस को लेके। तो देखिए सरकार के अलावा भी कुछ वॉलेंट्री एसोसिएशंस होती हैं जो कल्चरल, रिलीजियस और इकोनॉमिक एसोसिएशंस होती हैं, इनकी डिफरेंट। और ये क्या करती हैं, स्ट्रीट प्लेस है ना, गली में आपने देखा होगा, गली मोहल्ले में नुक्कड़ नाटक करते हैं, प्रोसेशंस करते हैं, रैलीज़ होती हैं, मीटिंग्स करते हैं, मार्चेस निकालते हैं और इसकी वजह से भी पब्लिक ओपिनियन का निर्माण होता है। इसके बाद आते हैं रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़े या जो मतभेद हैं उनको किस तरह से रिसॉल्व मतलब किस तरह से उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे हर धर्म के लोग यहाँ होते हैं, हर रिलीजन के होते हैं, हर डिफरेंट लैंग्वेज होती है, तो डिफरेंसेस बहुत होते हैं जिसकी वजह से लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है, डिवाइड हो जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए और उसके वजह से क्या होता है, जब इस तरह के लोगों के सोच विचार अलग अलग होते हैं जाति धर्म के आधार पे,
तो लोग कई बार लड़ते भी हैं, कई बार उनमें मतभेद हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो गवर्नमेंट है और जो साथ ही जो कंट्री है वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है, काफ़ी जो यूनिटी होती है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो इसको रोकना चाहिए, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाना चाहिए, सरकार का काम है। आम नागरिकों का भी काम है कि मिलजुल के रहें, जिससे कि देश की जो यूनिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके। अब आते हैं रिवर, वाटर एंड डैम्स के ऊपर। तो इसी तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स देखिए हमारी ज़िंदगी में सिर्फ रिलीजन, भाषा और कास्ट इन सब से नहीं है, बल्कि पानी को लेके भी हमारे यहाँ पे झगड़े फसाद होते हैं। जैसे कि इंडिया में देखिए कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है वो इन्वॉल्व है किन किन स्टेट के बीच में, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। देखिए नदियों के पानी के लिए भी झगड़े होते हैं यहाँ पे। तो कृष्णा रिवर का इसी तरह से देखिए, कृष्णा रिवर देखिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ से, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो कृष्णा रिवर का जो डिस्प्यूट है वो देखिए, इसके पानी को लेके महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच भी झगड़े होते हैं। इसी तरह से रावी व्यास के पानी को लेके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी, ठीक है, थोड़ा सा, तो इन सब में भी झगड़े होते हैं, कुछ ना कुछ मतभेद होते हैं, डिस्प्यूट्स हैं। तो ये क्यों, किस बात पे डिस्प्यूट्स हैं कि इस पानी का वास्तव में कितना हिस्सा कौन सा स्टेट जो है वो यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये देखिए लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और कंट्रोल ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू मैनी इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज, ठीक है, कि नहीं नहीं हमारे यहाँ इसका पानी आता है तो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हमारे यहाँ पहले आता है तो हम इस्तेमाल कर लें, बाकियों का ना दें। तो इस तरह से ये झगड़े फसाद होने शुरू हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग हो तो देखिए जो नेचर, जो गॉड गिफ्टेड थिंग्स हैं उस पर भी सबका अपना 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 अधिकार जमाने में लगे हुए हैं, अपनी मेहनत के बल पे तो जमाते ही जमाते हैं, साथ में जो गॉड की द्वारा चीज़ें दी गई हैं उसमें भी सोचते हैं कि सिर्फ हम ही इस्तेमाल कर लें। तो ये अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट्स जो होते हैं रिलेटिंग टू द यूज़, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ सच अ सोर्स, तो किस तरह से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन मतभेदों को सुलझा सकते हैं, तो उसके लिए भी काम किया जाता है। एग्रीमेंट बनाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होती है सच एग्रीमेंट की। बट कई बार ये भी देखा गया है कि पानी को लेके कई लोग जो है ना वो फालतू के जो गैर तरीके से ना पैसे भी कमाते हैं कि हाँ इस पानी को अच्छा इतना इस्तेमाल आपको करना है, तो वहाँ से पैसे लेवी, मतलब कि ना गलत तरीके से पैसों की वसूली भी की जाती है डिफरेंट डिफरेंट रेट पे। तो इसके बाद आते हैं माइनॉरिटीज़ के कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए माइनॉरिटीज़, ऑल द सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी हैव द फ्रीडम टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर। तो जो लोग संख्या में यहाँ पे कम है, यानी रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, तो उनके लिए भी, उनकी भी सुरक्षा का जो कर्तव्य है वो कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी करती है पूरी तरह से। उनको भी पूरी स्वतंत्रता मिलती है, उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है कि वो अपने कल्चर को सुरक्षित रख सकें। और नो वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। इसके साथ ही हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन से अगर आप बिलोंग करते हो, कास्ट से बिलोंग करते हो, लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने किसी तरह का कोई क्राइम किया है, कुछ किया है, आपको अलग थलग रख देंगे। तो ऐसा नहीं है, सब लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक समान है सब। ऑल माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ जो हैं, वेदर वो रिलीजियस के बेसिस पे हों, लिंग्विस्टिक यानी भाषा के बेसिस पे हों, अदरवाइज हैव द इक्वल राइट्स, सभी के पास इक्वल राइट्स है। वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारे देश के किसी भी पार्ट्स में रह सकते हैं, उनको किसी तरह की मनाही नहीं है। और साथ ही वो अपने जो भी इंडिविजुअलिटी है, अपनी जो भी पहचान है, उसको वो सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर लें मेजॉरिटी में या उनके रिलीजन में, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने रिलीजन को वो फॉलो कर सकते हैं, उन्हें पूरी छूट है। अपने बच्चों को वो वही शिक्षा दें, उसकी भी पूरी आज़ादी उन्हें यहाँ पे है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी कैन सक्सीड ओनली इफ पीपल हैव फेथ इन दिस सिस्टम। तो देखिए जो ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि आज इतने साल बाद भी डेमोक्रेसी यहाँ पे है और आगे भी रहेगी, उसका एक ही मोटिव है और एक ही वजह है कि इतनी सक्सेसफुल क्यों है डेमोक्रेसी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो आज भी डेमोक्रेसी पे विश्वास करती है और शायद भविष्य में भी करेगी, और इसी तरह से ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। So thank you everyone, and please like, share and subscribe this channel for more updates.